नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी के साथ हैं और आज का इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या क्या होने वाला है। इस वक्त जो इंडिया गठबंधन की बैठक मुंबई में हो रही है, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त हो रही है। सीधे आपको मुंबई लिए चलते हैं। मुंबई में शिवसेना के नेता, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन के नेता संजय राउत इस वक्त बात कर रहे हैं। आपको वो सुनवाते हैं। जो काम की बात है वो करिए और अब मैं नाना पटोले जी को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करता हूं। उसमें क्या क्या तैयारियां हैं, ये किस तरीके से वहां पर कांग्रेस ने, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन ने और अजीत पवार फैक्शन जो एनसीपी का, उन्होंने क्या तैयारियां की हैं, उस पर बातचीत हो रही है। जरा आपको सुनवाते हैं। उसकी तैयारियां पास पूरी हो चुकी है। महाराष्ट्र के कल्चर के आधार पर, महाराष्ट्र के संस्कृति के आधार पर आए हुए मेहमानों का उसी तरह सत्कार किया जाएगा और इंडिया अलायंस में बढ़ती शुरू है। बेंगलोर में हम लोग 26 लोग थे, यहां आने के बाद 28 हुए। जैसे हमारे मित्र संजय राउत ने जी कहा कि चाइना अरुणाचल में अपने मैप में चाइना ने दिखा दिया कि अरुणाचल हमारा है। जैसे इंडिया बढ़ेगा वैसा ही चीन पीछे हटेगा और इसीलिए आज हम एमवीए के तरफ से आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के नेता, राष्ट्रीय नेता शरद पवार जी, उद्धव ठाकरे जी, हमारे अशोक चौहान जी आपसे वार्तालाप करेंगे। इंट्रोड्यूस हमारे मित्र संजय राउत जी ने आप लोगों को कराया है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अशोक जी आपसे बात करेंगे। आदरणीय शरद पवार जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय नाना पटोले जी, मंच पे बैठे हुए हमारे एमवीए के, महाविकास आघाड़ी के सभी हमारे नेतागण, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हमारे सब पत्रकार भाई बहनों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के हमारे सभी साथी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के बैठे हुए हमारे सभी नेतागण और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले तो मैं आप सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और रक्षाबंधन की जिम्मेदारी, जैसे हमारी बहन की रक्षा करने की जिम्मेदारी हम पर है, वैसे ही इंडिया की रक्षण करना भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। ये आज का दिन यह महत्वपूर्ण है, ऐसे मैं मानता हूं। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप तो जानते हैं कि इंडिया की इस मीटिंग की पूरी तैयारियां यहां पर बहुत जोर शोर से हुई है। सभी राजनीतिक दल, तकरीबन पहले मीटिंग में तकरीबन 26 थे, आज 28 राजनीतिक दल इस गठबंधन में, महागठबंधन में, इंडिया की गठबंधन में आज शामिल हुए हैं और सभी पार्टीज के हमारे साथी बड़े जोर शोर से इस मीटिंग की सक्सेस के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा कि इससे पहले 2 मीटिंग्स हमारी संपन्न हुई और ये तीसरी मीटिंग हमारी होने जा रही है मुंबई में। तो हमारे सबके लिए गर्व की बात है, फख्र की बात है कि आज तो पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अशोक चौहान इस वक्त बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के एजेंडे की बात हो रही है। कहा जा रहा है कि कुनबा बढ़ता जा रहा है, 26 से 28 का कुनबा हो गया है और साथ ही साथ वो ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से जो आज की तैयारियां हैं उस पर जो कल मीटिंग होने वाली है, परसों मीटिंग होने वाली है, उन दोनों दिनों में क्या क्या एजेंडा रहेगा। कुछ देर में उद्धव ठाकरे बात करेंगे, उसके बाद शरद पवार भी बात करेंगे। जब वो बात करेंगे तो आपको एक बार फिर से वहां पर ले जाएंगे। लेकिन कल से जो 2 दिन की बैठक मुंबई में शुरू होने वाली है इंडिया गठबंधन की, वो काफी अहम बताई जा रही है। उसको लेकर मुंबई में जबरदस्त तैयारियां की गई हैं गठबंधन के नेताओं द्वारा।
और जो बाकी दलों के जिनके नेता हैं, चाहे जैसे लालू प्रसाद यादव हों, आरजेडी के नीतीश कुमार हैं, अरविंद केजरीवाल, साथ ही साथ ममता बनर्जी, और अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव, वो एक एक करके अब यहां पर पहुंचना उनका शुरू हो गया है। नेताओं के मुंबई पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू है। कल लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला भी मुंबई में पहुंचे। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल को संपर्क किया है और गठबंधन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। इसमें अभी दो पेच हैं, एक कांग्रेस और दूसरा आम आदमी पार्टी। वो कितने इस पूरे न्योते को लेकर चाहेंगे, कितना जगह देना चाहेंगे शिरोमणि अकाली दल को, ये एक बड़ा सवाल होगा। साथ ही साथ शिरोमणि अकाली दल ने अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं किया है, कोई संकेत इस पर नहीं दिया है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जो हैं, उन्होंने साफ कर दिया है एक बार फिर से, जब भी ये बैठक होती है इंडिया दलों की तो उनका एक ट्वीट जरूर आता है, ये कस्टमरी ट्वीट समझ लीजिए उससे पहले, कि उनकी पार्टी एनडीए और इंडिया किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी। वो लगातार ये बात कहे जा रही हैं, लेकिन कितने उत्सुक हैं गठबंधन के ये साथी मायावती को अपने साथ मिलाने में, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछली बार हमने देखा था 2019 में अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था। मायावती को बहुत फायदा हुआ, इतना फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। अब कल से इंडिया गठबंधन की जो बैठक है उसमें क्या क्या होगा, किन किन चीजों पर चर्चा हो सकती है, ऐसा जो सूत्रों के हवाले से अभी तक पता चल रहा है, उसमें चेहरे की जो घोषणा है उसकी कोई संभावना नहीं है, उस पर अभी बातचीत नहीं होनी। अभी उस पर आगे कई दौर की बैठकें बची हुई हैं। कन्वीनर या अध्यक्ष चुने जाने पर चर्चा हो सकती है। कोई झंडा नहीं ऐसा होगा कि कॉमन झंडे के तले ये सब बातचीत होगी, ऐसा कोई लोगों का घोषणा जो है वो की जा सकती है या किसी चिन्ह की घोषणा की जा सकती है। लोगों में भारत का नक्शा बनाने की कोशिश या कहीं उसको लाने की कोशिश भी है। कुछ नए दल भी शामिल हो सकते हैं। पीडब्ल्यूपी स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन जो महाराष्ट्र के हैं उनको उसमें शामिल किया जा सकता है। कोई थीम सॉन्ग रिलीज हो सकता है। सचिवालय बनाने पर घोषणा होगी। सचिवालय दिल्ली में होगा जिससे कि सारी पार्टीज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इस सचिवालय की जिम्मेदारी होगी, इसमें बैठे हुए नेताओं की जिम्मेदारी होगी कि कोई भी बातचीत कैसे करनी है, स्ट्रैटेजी क्या है, हर राज्य के हिसाब से उसे कैसे ट्वीक करना है, ये सारी बातें वो कर सकें। सचिवालय का मुख्य काम जो अंतर विरोध है उन पर काम करना होगा, समाधान निकालने का होगा। 2024 में किस तरीके से साथ साथ रहना है, एक साथ दिखना है, एक भाषा में बोलना है, इसका काम भी सचिवालय के लिए अहम होगा। सचिवालय चलाने के लिए करीब 11 सदस्यों की कमेटी का गठन किया जाएगा। 3 सब ग्रुप बनाए जाएंगे जिसमें 6-6 सदस्य होंगे। रैलियां, मैनिफेस्टो, प्रचार का काम कैसे किया जाएगा, ये सब ग्रुप तय करेंगे। सीट शेयरिंग का काम जो है वो राज्य स्तर पर होगा, यानी कि कोशिश की जा रही है कि इलेक्शन को लोकलाइज किया जाए और इसी वजह से कोशिश ये भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं जो इसमें पूरी तैयारी की जा रही है उसको भी लोकलाइज किया जाए। तो ऐसा ना हो या ऐसी उम्मीद ना की जाए कि ममता बनर्जी, जब बात होगी बिहार की तो ममता बनर्जी से भी पूछा जाएगा तो बिहार के दल ही मिलकर तय कर लें। जब पश्चिम बंगाल की बात होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तेजस्वी यादव की भी बात वहां पर सुनी जाए। इसलिए वहां पर जो इन दलों को चुनाव लड़ना है, चाहे वो वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, वो आपस में बैठ के तय करें। तो इस तरह की कोशिशें की जाएंगी। एक सीट शेयरिंग का जो काम है, जिस तरह से मैंने बताया, राज्य स्तर पर होगा। यूपी जैसे कि वहां पर सपा, कांग्रेस, आरएलडी आपस में चर्चा कर लें। बिहार में सीटों का बंटवारा जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और अन्य दल मिलकर कर लें। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट आपस में तय कर लें। तो सबको उसमें उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए एक बार वापस चलते हैं। शरद पवार इस वक्त बात कर रहे हैं। काम हम लोग करेंगे, इतना ही मैं कहता हूं। और श्री उद्धव ठाकरे, इनके पास मैं माइक देता हूं। आदरणीय पवार साहेब, व्यासपीठावर माझ्यासोबत बसलेले सर्वच माझे मान्यवर सहकारी आणि पत्रकार आणि तिन्ही पक्षाच्या पदाधिकारी बांधवांनो आणि भगिनींनो, मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांमध्ये बोलणार आहे। जसं अशोकरावांनी रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा दिलेल्याच आहेत, त्याचप्रमाणे मी सुद्धा सर्वांना, देशातील सर्व माझ्या मातांना आणि भगिनींना रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा देतो।
आणि रक्षाबंधन केवळ एका दिवसासाठी असायला नको. राज्यकर्ता म्हटल्यानंतर आपल्या कारभारातला प्रत्येक दिवस हा महिला सुरक्षित राहण्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. महिलांना आपल्या देशात सुरक्षित वाटलं पाहिजे, असा राज्यकारभार करायला पाहिजे, असं शासन असलं पाहिजे. दुर्दैवाने तसं शासन आज तरी आपल्या देशात आणि राज्यामध्ये दिसत नाहीये. मधल्या काळामध्ये मी त्याच्यावरती भाष्यही केलं होतं. 1-2-3 दिवसापूर्वी माझी हिंगोलीत सभा झाली, त्याही सभेत बोललो होतो. कारण मी बातमी वाचली होती की खास करून भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना सांगितलं गेलं होतं की मुस्लिम महिलांकडनं राखी बांधा, आणि तोच धागा म्हणजे रक्षाबंधनाचा धागा वेगळा आणि या बातमीचा धागा वेगळा. मी असं म्हटलं होतं की सुरुवात करायची असेल तर बिल्किश बानूकडनं करा. आणि मणिपूरमध्ये या 2 महिलांची धिंड ज्या पद्धतीने काढली गेली, ज्याप्रमाणे आपल्या महिला कुस्तीपटू तिकडे दिल्लीत बसल्या असताना त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं, तर या सगळ्या महिलांना सुरक्षित वाटावं असं सरकार आणण्यासाठी म्हणून आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत. और आप सभी तो जानते हैं कि पूरे देश को अपना परिवार मानने वाले सारे लोग जो देशप्रेमी हैं, मैंने पहली मीटिंग में कहा था कि मैं विपक्ष ये शब्द मानता नहीं हूं. हम इकट्ठा आए हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए. रक्षाबंधन देश की रक्षा, भारत माता की रक्षा करने के लिए हम इकट्ठा आए हैं. और साथ ही साथ तानाशाही के खिलाफ तो हम हैं, जुमलेबाजी के खिलाफ हम हैं. संजय राउत जी ने जैसे कहा कि हमारी तीसरी मीटिंग होने जा रही है और आज ही गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए से कम हो गए. शायद मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ेगा, एक दिन ऐसे आएगा कि आज की सरकार गैस सिलेंडर फ्री में दे देगी, सबको फ्री. क्योंकि वो सरकार अभी गॅस पर है, सरकारच गॅसवरती आहे आणि त्याच्यामुळे सिलेंडरचे भाव जर का कमी केले असतील तर मला काय त्याच्यात आश्चर्य वाटत नाही. 9 साल हो गए, आज तक कभी बहनों की याद आई नहीं थी. आज अचानक बहनों की याद आ गई और रक्षाबंधन की गिफ्ट दी गई. क्यों 9 साल रक्षाबंधन हुआ नहीं था क्या? भाऊबीज काय 9 वर्षात झाली नव्हती. पण या सगळ्या गोष्टी अब ये पब्लिक है, सब जानती है. ये पब्लिक है, सब जानती है और कुछ भी करे तो अभी उनको बचाने वाला कोई नहीं है. आज जैसे हम आपके सामने इंडिया की मीटिंग करने जा रहे कल और परसों, मुझे अभी नाना जी ने बताया कि वो भी लोग कुछ करने जा रहे, महायुति की बैठक करो. लेकिन उस बैठक में सिर्फ हमारा विरोध नहीं करना. जो काश्तकार आज संकट में है, मैं खुद गया था और अब पूरे आप ही के माध्यम से मैं न्यूज पढ़ता हूं, देखता हूं. पूरे महाराष्ट्र में सूखे जैसी स्थिति है. क्या कर रही है अपनी राज्य की सरकार, क्या कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी? आएंगे कुछ ना कुछ एक भूल भुलैया दिखाकर चले जाएंगे, इससे कुछ होने वाला नहीं. अगर अच्छा काम करना है तो जब कोई संकट में होता है तब ही उसको मदद की आवश्यकता होती है, और उस वक्त जो मदद की जाती है वही मदद वो पूरे जिंदगी भर याद रखता है. और इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं. बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं. लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना. और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती गवालिया टँक. तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना. अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रस्ते पे नहीं उतरती तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे. हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए. और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है, उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं. और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है. और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं. आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत. एकत्र राहू आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत. धन्यवाद. शांत रहा
प्लीज सायलेन्स. एकच मिनिट, तुम्ही फक्त कोणाला प्रश्न विचारणार तेच सांगून करा. हेलो सर, उद्धव जी 2 सवाल है मेरे. एक, गठबंधन से जुड़े किन मुद्दों पर आपकी चर्चा होगी गठबंधन से जुड़े? दूसरा, सारी बातें अभी कहूं तो फिर कल की मीटिंग की आवश्यकता क्या है? संयोजक कौन होंगे उसको लेकर क्लैरिटी, क्या उस पर फैसला हो जाएगा इस बैठक में? संयोजक कौन होंगे इंडिया सारी गठबंधन? बातें आपको, जैसे मैंने कहा कि विस्तार से परसों आपके सामने की जाएगी, क्योंकि ये सारे जो मामले हैं वो देश के लिए है. हमारे कोई काय त्याला म्हणतात खासगी गोष्टी काही आम्ही त्याच्यात करायला आलेलो नाही आहोत. देशाच्या गोष्टी आहेत आणि हा देश आमचा परिवार आहे, हो, हे देश आमचं कुटुंब आहे आणि म्हणून आम्ही एकत्र आलेलो आहोत. चलिए, तो गठबंधन के ये कई साथी कह रहे हैं जो बड़े नेता हैं इस वक्त महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस पूरी महाराष्ट्र की जो मीटिंग हो रही है इंडिया गठबंधन की, उसको सुचारू रूप से कराने की वो अपनी बात रख रहे थे. कल और परसों 2 अहम दिन रहेंगे. हमारे साथ इस पे ज्यादा चर्चा करने के लिए जावेद अंसारी साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं. विनोद अग्निहोत्री साहब जुड़ रहे हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं, अमर उजाला के पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. जावेद जी, सबसे पहले आपसे ही शुरू करना चाहूंगा. कितनी अभी तक जो 2 मीटिंग्स थी उसमें कहा जाए तो सिर्फ ये समझ लीजिए कि हम साथ आएंगे, इस पर सहमति बनी. ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी. जो एक रोड मैप की बात हो रही है शायद वो इस मीटिंग में आगे दिखाई पड़ेगा. अंकित, ये आज की, कल और परसों जो मीटिंग होगी अहम तो होगी, लेकिन मैं आपकी एक बात में तरमीम कर दूं. सिर्फ यही नहीं हुआ कि हम साथ लड़ेंगे, सबसे अहम बात यह कि हम साथ लड़ेंगे और कोशिश ये करेंगे कि व्यापक रूप से ज्यादा सीटों में 1 to 1 हो. ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट है. अब जहां, और आपने अपने इंट्रोडक्शन में ही बड़ी खूबी से सब कुछ बयान कर दिया जो होना है. कल हो सकता है कन्वीनर की घोषणा हो जाए, कल सेक्रेटेरिएट तय हो जाएगा, उसमें कौन कौन लोग होंगे, दिल्ली से वो फंक्शन करेगा. डे टू डे फंक्शनिंग जो है वो शीर्ष नेताओं पे नहीं बल्कि इन लोगों के जिम्मे छोड़ी जाए. जहां तक रही बात, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि चेहरा कौन होगा. चेहरा इनके पास है, ये डिसाइड करना है घोषणा कब होगी. दूसरा ये सीट का बंटवारा बिल्कुल सही आपने कहा, बायलैटरल होगा, स्टेट वाइज. तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से और कांग्रेस के बीच में बातचीत होगी. बिहार में देखिए 12 पार्टियां हैं जो इस गठबंधन का हिस्सा है, महागठबंधन का. वो आपस में तय कर लेंगे. पिछले जिस हिसाब से वो पिछला चुनाव लड़े थे असेंबली में, उसमें थोड़ा सा कम बेश करके लड़ लेंगे. सबसे बड़ी बात यह है पंजाब में और बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी में काफी कुछ नोकझोंक जो है खत्म हो गई है, काफी कुछ कॉमन ग्राउंड रीच हो गया है. मसला यह है कि अब लेफ्ट को कैसे एडजस्ट करें. और रही बात पंजाब में, क्या अरविंद केजरीवाल जी मानेंगे या अपनी आदत से कि कनपट्टी पे पिस्तौल रखे जैसे वो राजनीति करते हैं वो करेंगे, या वो मान जाएंगे, कुछ समझौता हो जाएगा. क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, मुद्दा क्या है, इनके सामने प्रायोरिटी क्या है. प्रायोरिटी यह है कि बीजेपी को हराना है, या प्रायोरिटी यह है कि जिसके पास 3 सीट है उसकी 4.5 सीट हो जाए और उसमें वो बहुत खुश है. ये इनको डिसाइड करना बड़ी बात है. और विनोद जी, शायद इसी वजह से अभी और भी शायद कई मीटिंग लगेगी पूरे तरीके से इस बात की तैयारी करने में कि किस तरीके से जमीन पर यह गठबंधन एक मजबूती से बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा. जो ये लगातार बात हो रही है विनोद जी, कई ममता बनर्जी ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि इलेक्शन प्रीपोन कराए जा सकते हैं. जिस पेस पर ये इंडिया गठबंधन चल रहा है, आपको लगता है कि गठबंधन तैयार हो पाएगा या हो सकता है अगर इलेक्शन प्रीपोन होते हैं तो? देखिए, गठबंधन तो तैयार हो गया है. आज मुंबई की जो तीसरी मीटिंग हो रही है, इसमें सारी मुख्य बातें तय कर ली जाएंगी और जो सीटों का एडजस्टमेंट है वो स्थानीय स्तर पर, जैसा जावेद भाई भी कह रहे थे और आप लोगों ने भी कहा, वो स्थानीय नेता तय कर लेंगे. बहुत दिक्कत ज्यादा सीटों पर है नहीं. मुख्य दिक्कत है पंजाब में और दिल्ली में, आम आदमी पार्टी और अरविंद और कांग्रेस के बीच में सबसे ज्यादा पंजाब में है. बाकी आप देखिए, तमिलनाडु में कोई समस्या नहीं है, बिहार में कोई समस्या नहीं है, महाराष्ट्र में अघाड़ी के बीच में आपस में तय हो जाना है. बंगाल में भी सीटों को लेकर कांग्रेस का बहुत बड़ा दावा नहीं है. लेफ्ट की एक समस्या है, लेफ्ट को कैसे एडजस्ट किया जाए उस पर बात होनी है. बाकी जिन राज्यों में कांग्रेस अकेले है बीजेपी के खिलाफ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली हरियाणा, इन राज्यों में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही होना है, वो भी लगभग तय है.
तो बहुत ज्यादा ये हम लोग मीडिया में इसको ज्यादा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं जब लोग एनालिस्ट हैं, लेकिन नेताओं के बीच में लगातार मीटिंग तो होती है, लेकिन बातचीत लगातार पर्दे के पीछे भी होती रहती है। ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती है, बातचीत होती रहती है। और अब जो है ये एहसास इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी है कि चुनाव हो सकता है अगर जल्दी करा दिए जाए, जैसा कि सरप्राइज एलिमेंट देने में मोदी जी विश्वास रखते हैं, और अचानक मान लीजिए G20 के बाद घोषणा हो जाती है तो कैसे उसका मुकाबला किया जाएगा। इसलिए मुंबई की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें ये सारे सवाल हल होंगे और सीटों का तालमेल राज्य स्तर पर राज्य के दलों के साथ छोड़ दिया जाएगा और वो आपस में तय करेंगे। हो सकता है ये भी हो अंकित जी, जावेद भाई जानते हैं कुछ सीटों पर हो सकता है शायद 1-on-1 ना भी हो सकता है 30, 40, 50 सीटें ऐसी हो जिसमें 1-on-1 ना भी हो, जैसे कि 1989 में हुआ था। कुछ सीटों पर बीपी सिंह ने दोस्ताना फाइट का एक नारा दिया था, फ्रेंडली फाइट, तो हो सकता है कुछ सीटों पर वो भी हो, लेकिन मोटे तौर पर 400-450 सीटों पर 1-on-1 जो है लगभग चीजें होने की ओर बढ़ रही है। जावेद जी पे जाने से पहले विनोद जी, जो आपने बात कही फ्रेंडली फाइट की, इसी पर मैं जरा थोड़ा सा और आपकी से जानकारी चाहूंगा। जैसे हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे कि कांग्रेस और ममता बनर्जी में थोड़ी खटास कम हुई है, दूरियां थोड़ी कम हुई हैं, अब लेफ्ट को कैसे एडजस्ट किया जाए, तो क्या पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में गठबंधन को यह सूट नहीं करेगा कि लेफ्ट अलग चुनाव लड़े, जो एंटी वोट है वो थोड़ा डिवाइड हो जाए? अगर मान लीजिए ममता बनर्जी के खिलाफ किसी को वोट करना है तो बीजेपी और लेफ्ट में डिवाइड हो जाए, कांग्रेस और लेफ्ट साथ में, कांग्रेस और ममता बनर्जी साथ में लड़े और त्रिकोणीय फाइट बना के बीजेपी का जो एंटी ममता वोट है उसको डिवाइड करा जा सके। नहीं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हो सकता है। सिर्फ एंटी ममता वोट की बात नहीं है, जैसे लेफ्ट का अपना एक वोट है, अगर लेफ्ट मान लीजिए ममता जी के साथ चला जाता है इंडिया गठबंधन सारी सीटों पर, तो हो सकता है वो वोट बीजेपी को चला जाए, है वो लेफ्ट का। तो अगर लेफ्ट अलग लड़ेगा तो वो लेफ्ट का कार्डर और लेफ्ट का वोट जो है वो उसके साथ ही बना रहेगा, भले सीटें वो ना जीते। लेकिन ये स्थिति, इसी को फ्रेंडली फाइट कहते हैं। दूसरा, कई सीटों पर उम्मीदवार भी ऐसे दिए जाते हैं जो सामने वाले मजबूत उम्मीदवार जो अपना सहयोगी है उसको सूट करते हो, जो कि 1989 में हुआ था कि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन का कोई उम्मीदवार है और बीजेपी लड़ रही है और लेफ्ट को, तो लेफ्ट वहां ऐसा उम्मीदवार देते हैं जो बीजेपी का ज्यादा नुकसान करे। ये भी फ्रेंडली फाइट का हिस्सा होता है, ये भी उसकी एक स्ट्रेटजी होती है। जावेद जी, लेकिन हम ये जो बात कर रहे हैं, हम ये बात अरिथमेटिक की कर रहे हैं, और उसके बाद आप भी जानते हैं बहुत खूबी की केमिस्ट्री भी चुनाव में बहुत जरूरी है। कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल करीब होने के बावजूद भी उनकी पॉपुलैरिटी बाकी नेताओं से अभी कहीं ज्यादा दिखाई पड़ती है। ऐसे समय में क्या सिर्फ ये सोच लेना और कोशिश कर लेना कि हम सब साथ में चुनाव लड़ेंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट के साथ साथ आप क्या एक ऑल्टरनेटिव विजन देंगे, एंटी मोदिज्म से अलग हटकर क्या आप दे पाएंगे, उस पर चर्चा आपको कब लगता है कब तक सार्थक हो पाएगी? और क्या गठबंधन आने वाले कुछ दिनों में एक प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट देगा? मैंने पहले भी जिक्र किया था, शायद आपने उस पर गौर नहीं फरमाया अंकित त्यागी जी, कि इनके पास कैंडिडेट है, कब इसकी घोषणा होगी ये इन पे छोड़ दीजिए। कब जावेद जी आप बता दो दीजिए कैंडिडेट कौन है, गठबंधन जब बताएगा तब की तब सही। नहीं, ये हमारा काम नहीं है, आप रिपोर्टर हैं, हम तो रिटायर्ड हैं। आप इसकी खोज कीजिए, हमें पता है, मैं इसकी सही टाइम पे ये घोषणा करेंगे और बहुत अच्छा होगा। सरप्राइज एलिमेंट जो होगा बहुत अच्छा। इनके पास तैयारी की है नहीं है, इनके पास कोई और चारा नहीं, इन्हें तैयारी करनी पड़ेगी और अपनी गति तेज करनी पड़ेगी, क्योंकि महीने में एक बार मिलके फिर सो जाएं ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर दिसंबर या जनवरी में इलेक्शन हो गया तो इसलिए गति तेज करनी पड़ेगी। क्या रोड मैप होगा, क्या ऑल्टरनेटिव विजन होगा, यही सेक्रेटेरिएट तय करेगा। उसमें जो लोग बैठेंगे, सेकंड हैंड बैठेंगे, वो फिर एक मसौदा तैयार करके फिर जिसपे सीनियर लीडर्स की राय लेके उसको तय किया जाएगा। होगा, देयर इज नो डाउट कि केमिस्ट्री सिर्फ बंद कमरों में नहीं होनी चाहिए, लोगों को दिखनी भी चाहिए। इसीलिए ये प्रोग्राम बन रहा है कि जगह जगह बड़े बड़े शहरों में रैलियां हो। जयपुर में एक रैली हो गई, चेन्नई में होगी, दिल्ली में होगी, बिहार में होगी, बंगाल में होगी, झारखंड में होगी, और हो सकता है एक आसाम में भी हो। जो बीजेपी के गढ़ हैं वहां भी ये करेंगे। इसकी बातचीत चल रही है, कुछ थोड़ा आप भी खुद छानबीन कीजिए तो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होने वाला। एक चीज और आप ये कह रहे थे कि सारे पोल्स में नरेंद्र मोदी जी आगे चले, तो टीवी में तो हमेशा नरेंद्र मोदी जी जीतते हैं। कर्नाटका का इलेक्शन भी नरेंद्र मोदी जी 2/3 से जीत रहे थे, वो बिहार का भी इलेक्शन जीत रहे थे, वो झारखंड का भी जीत रहे थे, वो पिछली बार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और
मध्य प्रदेश का भी इलेक्शन वो जीत, तो टीवी में तो रोज रात को जीत जाते हैं, तो उसमें इसमें कौन जीता? ये बात बिल्कुल तय है। मैं विनोद जी, अंत में ये बात बिल्कुल तय है कि इंडिया गठबंधन के साथ आने से एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ गया है पॉलिटिकल सर्कल्स में भी और एनालिस्ट के सर्कल में भी। जावेद जी भी जिस तरीके से कह रहे हैं कि तैयारियां काफी बड़े जोर शोर से चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जब हम सुनते हैं इस तरह की बात कि गठबंधन की मीटिंग से पहले आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता कह देती है अरविंद केजरीवाल को प्रधानमंत्री का हमारे तरफ से बनने चाहिए, कहीं पर किसी और के बारे में आवाज आ जाती है, इसका बीजेपी फायदा उठाती है, बार बार यही कहती है कि इस बारात का दूल्हा कौन है ये पता नहीं। देखिए, बीजेपी तो खुद ऐसे गठबंधनों में रही है जब इस तरह के विवाद उठते रहे हैं। मैं 89 की बात करूंगा, तब बीजू पटनायक, चंद्रशेखर, एनटी रामा राव, चौधरी देवीलाल, ये सारे जो है प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते थे और इनके समर्थक कहा करते थे, और बीजेपी खुद उस वक्त उस गठबंधन का हिस्सा था। खैर, जो केमिस्ट्री की बात आप कह रहे थे, केमिस्ट्री, गठबंधनों की केमिस्ट्री के दो एग्जाम्पल अभी हाल के वर्षों में हमारे सामने हैं। एक 2015 का विधानसभा चुनाव बिहार का, और दूसरा 2019 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। बिहार में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और कांग्रेस का जो गठबंधन बना, उससे स्वीप किया, क्योंकि उसमें केमिस्ट्री भी बनी और मैथमेटिक्स भी बनी। उत्तर प्रदेश का जो गठबंधन 2019 में हुआ, उसमें मैथमेटिक्स तो बन गया, अर्थमेटिक तो बन गया, लेकिन केमिस्ट्री नहीं बन पाई। तो मुझे लगता है जो इंडिया गठबंधन है वो इस बात को समझता है, और इसीलिए जो इतनी मीटिंगें हो रही हैं वो केमिस्ट्री बनाने के लिए ही हो रही हैं, अर्थमेटिक के साथ साथ। बिल्कुल सही बात है। और ये केमिस्ट्री जनता तक कैसे पहुंचेगी, अंतर विरोध के बावजूद क्या एक तरीके से संवाद आगे पहुंचेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि चाहे उससे नाम कुछ भी दिया जाए और बीजेपी सामने से कुछ भी कहे, लेकिन जिस तरीके से अलायंस साथ आ रहा है, इसकी सुगबुगाहट, इसकी परेशानी, इसके शिकन कम से कम देखने को जरूर मिलेंगे आगे वाले कुछ आने वाले महीनों में, और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलती भी कई तरीके से दिखाई पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने का। एक जिस तरह से हम पहले बात कर रहे थे कि एक तरफ इंडिया का गठबंधन जो है वो मिल रहा है मुंबई में, 31 तारीख और 1 तारीख को बड़ी मीटिंग होने वाली है, बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। वहीं इसके जवाब में एनडीए, यानी कि कम से कम जो महायुति जिसको बोलते हैं महाराष्ट्र में, जिसमें आपको ये दो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही हैं, एकनाथ शिंदे साहब दिखाई पड़ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब दिखाई पड़ रहे हैं, उनके साथ में थोड़ा सा कैमरा अगर पैन हो पाया तो आपको ये भी दिखाएंगे कि अजीत पवार ये बिल्कुल खड़े हैं, ये भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो चाचा भतीजे तो अलग अलग खेमों में जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, ये भी अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं सहयोगी दलों की। इन्होंने भी 1 तारीख को मीटिंग बुलाई हुई है। इंडिया अलायंस की तरह 31 अगस्त को इनका डिनर भी होगा और 1 तारीख को सभी मंत्री पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक का भी आयोजन किया गया है। तो मकसद क्या है इसका, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी सुनील सिंह इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, इंडिया गठबंधन के बिल्कुल साथ साथ एक जैसा ही कार्यक्रम उठाकर समझ लीजिए एनडीए की बैठक भी ये हो रही है, तो मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए अंकित, मकसद तो साफ है कि इंडिया अलायंस की जो बैठक है उसको जिस तरह से कवरेज मिल रही है मीडिया की, या फिर जिस तरह से उसकी चर्चा हो रही है, उसको कहीं ना कहीं उस पर ब्रेक लगाना, रोकना, या फिर मीडिया के ध्यान को भटकाना, यही माना जा रहा है। और हालांकि जो दिक्कत हुआ यह है कि एक तरफ इंडिया अलायंस की बैठक है जिसमें हिंदुस्तान भर के विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का चेहरा है, जिसमें राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, ममता बनर्जी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ऐसे बड़े बड़े चेहरे हैं, फारूक अब्दुल्ला भी आ चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है कि ये जो महायुति की जो बैठक है, इसमें सिर्फ राज्य के नेताओं के, प्रदेश के बीजेपी, राष्ट्रवादी और शिवसेना के नेताओं के चेहरा है, यानी कि देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं, अजीत पवार हैं, रामदास आठवले हैं, एक चेहरा जो राष्ट्रीय हम कह सकते हैं प्रफुल्ल पटेल जरूर हैं राष्ट्रवादी की तरफ से। तो दिक्कत इनकी ये है, हालांकि कोशिश पूरी यही की गई है कि जो मीडिया है उसका ध्यान बटे, कम से कम राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल मीडिया भले न कवर करे, लेकिन जो रीजनल मीडिया है महाराष्ट्र की मराठी, वो जरूर इस मीटिंग को भी दिखाएगी, कवरेज करेगी। तो जो टीवी का जो समय होता है जिसमें कि पूरा का पूरा, अगर इंडिया अलायंस के बैठक ही पूरा का पूरा ले जाएगी जगह, तो उसमें एक छोटा सा विंडो या एक जगह, एक थोड़ा सा स्थान जो है इसको भी मिलेगा, तो उनका समय कम होगा। यही इसी कोशिश को फिलहाल माना जा रहा है। लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि विपक्ष के नेताओं की ये जो इंडिया अलायंस है, जो बैठकें हो रही है या जो विपक्ष की एकता बन रही है, उसका कहीं ना कहीं घबराहट या असर हम देख रहे हैं कि बीजेपी और उसके साथी दलों पर भी दिखाई पड़ रही है, ये माना जा रहा है। और इसीलिए कह रहे हैं कि जो कांग्रेस से बात हुई मेरी, शिवसेना यूबीटी के जो नेता उन सब से बात हुई कि ये घबराहट की निशानी है और कुछ नहीं है। लेकिन एक तरफ इंडिया है, महासागर है, और दूसरी तरफ एक राज्य की एक बैठक है, तो दोनों की तुलना बहुत ही बेमानी है। लेकिन फिलहाल बीजेपी की राजनीतिक पैंतरेबाजी जरूर है
कि किसी न किसी तरह से जिस तरह से इंडिया अलायंस की बैठक की चर्चा हो रही है, कवरेज मिल रही है, मीडिया कवरेज, तो उसमें कम से कम कमी का लाई जाए, उसको कम से कम उसमें से स्पेस जो है अपने लिए भी कहीं ना कहीं पैदा किया जाए, ये कोशिश के तौर पर फिलहाल माना जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस वक्त एक दूसरी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जरा उसकी तरफ चलते हैं। गाजियाबाद के सिहानी, ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। गाजियाबाद के सिहानी गेट में एक वकील की हत्या कर दी गई है। वकील मोनू चौधरी को उनके चेंबर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। दोपहर को जब वकील खाना खा रहे थे तभी अपराधी वहां पर पहुंचे और उन्होंने इस वकील मोनू चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी। 3 बार बार काउंसिल का चुनाव लड़ चुके हैं ये वकील। तो इस सनसनीखेज वारदात गाजियाबाद से इस वक्त सामने आ रही है। एक वकील को उन्हीं के चेंबर में इस तरीके से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है। आज लगभग 2:15 बजे थाना सिहानी गेट पुलिस जनपद गाजियाबाद को सूचना मिली कि जब मोनू चौधरी उर्फ मनोज चौधरी नाम के व्यक्ति अपने चेंबर में बैठे हुए थे, तभी 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनको गोली मार के इनकी हत्या कर दी गई है। तत्कालीन पुलिस मौके पर आ गई, फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई है, शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है एवं आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है गाजियाबाद से। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी मुकेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, सनसनीखेज वारदात है, क्या अभी तक प्रारंभिक जांच से कुछ पता चल पाया है? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिर हमलावर कौन थे। ये दोपहर 2 बजे की घटना है जब मोनू चौधरी, जो कि बैनामा लिखवाते हैं और साथ में वकील हैं, ये तहसील में अपने चैम्बर में बैठे हुए थे और 2 बजे करीब खाना खा रहे थे। उसी वक्त 2 लोग आए और उन्होंने काफी नजदीक जाकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से इनको गोलियां मारी और उसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। जो मोनू चौधरी हैं, इनकी मौके पर मौत हो गई। इसके बाद जो वहां पर वकील थे, उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी शुरुआती जांच में पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद ये कोई आपसी रंजिश का मामला हो सकता है, लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई है, खासतौर से हापुड़ में जिस तरह से वकीलों और पुलिस के बीच टकराव हुआ है, उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम जो जिला अदालतें हैं और तहसील परिसर हैं, वहां पर आज पहले से सुरक्षा बल तैनात था। उसके बावजूद भी हमलावर वहां पर आए और एक जो वकील हैं उनको गोली मारकर वहां से भाग गए। तो अपने आप में जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन अभी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस का ये दावा है कि वो सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देख रही है और उसके बाद जो आरोपी हैं उनको बहुत जल्दी ही पकड़ा जाएगा। और जो शुरुआती जांच है उसमें ऐसा लगता है कि जो वकील हैं, इनकी किसी से आपसी रंजिश हो सकती है और उसके चलते हमलावरों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। तो कई टीमें जो हैं पुलिस की, वो इस पूरे हत्याकांड को की जांच कर रही हैं और अभी तक जो हमलावर हैं उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम, जहां पर कुछ दिन पहले सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं सामने आई थी, जब नूह में हिंसा हुई थी, वहां पर रहने वाले जो मुस्लिम कामगार हैं वो काफी डरे हुए हैं। गुरुग्राम के सेक्टर 69A में मुसलमानों की एक झुग्गी में धमकी भरे पोस्टर लगाए गए। कहा गया है कि वो इलाके को छोड़कर चले जाएं, वरना झुग्गियों को जला दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर भी धमकी दी गई है। इसको लेकर इलाके में खौफ है। ये धमकी भरे पोस्टर किसी की भी नींद उड़ा सकते हैं। ये पोस्टर देश की मेगा सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम शहर की सेक्टर 69A की झुग्गियों में लगे हैं, जहां ज्यादातर मुसलमान कामगार रहते हैं। रविवार रात लगाए गए पोस्टरों में लिखा है कि झुग्गी वालों 28 अगस्त तक झुग्गियां खाली करके यहां से चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ सकता है। अगर इज्जत बचानी है तो बस 2 दिन है तुम्हारे पास। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पहले पोस्टर हटवाए, फिर मुकदमा दर्ज कर लोगों को भरोसा दिलाया कि वो सुरक्षित हैं। पेपर के ऊपर कुछ बातें इस तरह लिखी गई हैं कि झुग्गी वासियों को झुग्गियां खाली करने के लिए 2 दिन का समय दिया था, नहीं तो झुग्गियां जलाने की धमकी दी गई थी। इसके बारे में सूचना मिली थी,
तो सूचना के बाद पुलिस यहाँ पर पहुंची है और इसके बाद जो आवश्यक कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी इसमें, और जो इसके जिम्मेदार जल्दी वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ रहने वाली ज्यादातर महिलाएं आसपास बनी ऊंचे चमचमाते फ्लैट्स में साफ सफाई या खाना बनाने का काम करती हैं। पोस्टर पढ़ने के बाद से ये सब बेहद डरे हुए हैं। उसका भय थोड़ा बहुत रहेगा, 1 दिन 2 दिन बना हुआ, नहीं तो फिर जैसे लोग काम पे चले जाते हैं से चले जाएंगे। सुबह तो सब 5 बजे से उठते हैं, 6 बजे 8 बजे सब काम पे रहते हैं। सिर्फ बच्चे रहते हैं, बच्चे का डर रहेगा बस। क्या करते हो आप यहाँ पे? काम मेरा 6 साल में काम करते हैं। अच्छा, ये कोठियों में हम लोग सारा काम साफ सफाई का खाना। नूह में हुई हिंसा और फिर गुरुग्राम में मुस्लिम दुकानदारों के साथ मारपीट के बाद इस झुग्गी से भी कई मुस्लिम परिवार डर से पलायन कर चुके हैं और पोस्टरों ने इनका डर और बढ़ा दिया है। पुलिस ने भले ही मुकदमा दर्ज कर लिया हो, पर 3 दिन बाद भी किसी की गिरफ्तारी तो दूर, पुलिस अब तक ये तक नहीं पता लगा पाई है कि ये पोस्टर किसने लगाए हैं। आसमान को छूती चमचमाती ये बिल्डिंगें, इनको साफ सुथरा ये चमकता हुआ कौन रखता है? इन्हीं झुग्गियों में रहने वाली महिलाएं, लोग। अब इनको धमकी मिल रही है क्योंकि ये एक धर्म विशेष है। माहौल ख़राब हुआ नूह से, दुकानें जलाई गई, तोड़ी गई, तमाम जो लोग बाहर चले गए और अब पोस्टर्स लगने लगे हैं जिसमें ये लिखा है कि 2 या 3 दिन में झुग्गियां खाली कर दो वरना जला देंगे। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी भी दी गई है। समाज को आगे आना चाहिए, इनको यकीन दिलाना चाहिए कि आप यहाँ सुरक्षित हैं। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है। सहयोगी अशोक महाले के साथ गुरुग्राम से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। लगातार हम लोग जो एयर पोल्यूशन है उसकी बात करते रहते हैं, प्रदूषण का हम पर कितना असर पड़ता है इसकी बात करते रहते हैं। अब एक स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि इंसानी सेहत के लिए वायु प्रदूषण जो है वो सबसे बड़ा खतरा बनता नजर आ रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का एक भी देश ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से तय किए गए जो मानक हैं, हवा की जो गुणवत्ता के जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट करे हैं उसका पालन करता हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट का कहना है कि वायु प्रदूषण की वजह से दुनिया भर में लोगों की आयु कम हो रही है। भारत में और खास तौर से अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहां पर असर बहुत जबरदस्त है और व्यापक है। कितनी आपकी उम्र पर फर्क पड़ सकता है, मेरी सहयोगी साक्षी यही समझा रही है। वायु प्रदूषण हमारे और आपकी सेहत के लिए सबसे बड़ा खतरा है एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार। और मानिए या ना मानिए, दुनिया भर में एक भी देश ने वायु गुणवत्ता बेंचमार्क हासिल नहीं की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायु प्रदूषण औसत जीवन आयु को 2.3 वर्ष कम कर देता है। अब रिपोर्ट के अनुसार भारत की पूरी जनसंख्या ऐसे जगहों में रहती है जहां प्रदूषण का स्तर सीमा से अधिक है और 67 से अधिक जो है ऐसे क्षेत्रों में है जहां पे रहते हैं जहां पे भारत की अपनी वायु जो है गुणवत्ता मानक से अधिक है। वायु प्रदूषण औसत भारतीय के जीवन को प्रतीक्षा को 5.3 वर्ष कम कर देता है। अब रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सबसे अधिक प्रदूषित है और जो प्रदूषण के करने के नागरिकों का जो असर होता है वो भी याद रखिए काफी होता है। और रिपोर्ट के अनुसार जो नागरिक हैं दिल्ली में उनका जीवन लगभग 12 वर्ष जो है उससे पीछे हो गया है और अगर प्रदूषण सही लेवल पे आता है तो वो सही हो सकता है। अब ये याद रखिए सबसे कम प्रदूषित पठानकोट में भी प्रदूषण सीमा से 7 गुना अधिक है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि दक्षिण एशिया प्रदूषण का वैश्विक केंद्र बना हुआ है और स्टडी के अनुसार याद रखिए कि 4 देश बांग्लादेश, भारत, नेपाल और पाकिस्तान प्रदूषण कम कर दें तो इससे औसत दक्षिण एशिया की आयु जो है उसमें फर्क आएगा। बिहार के शिक्षा विभाग ने एक ऐसा आदेश दिया जिसके बाद वहां पर राजनीति जो है वो जबरदस्त उस पर हो रही है। इस वक्त बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने आदेश जारी करते हुए कहा कि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं उनकी संख्या थोड़ी कम कर दी जाए। सितंबर से दिसंबर तक के महीने के बीच में राज्य के स्कूलों में कुल 23 छुट्टियां घोषित थी। अब नए आदेश के बाद इन्हें घटाकर 11 कर दिया गया है। आपको बता दें कि के पाठक शिक्षा विभाग के निदेशक हैं और अपने आदेशों और दौरों के लिए अक्सर चर्चा में रहते हैं। हालांकि इस मामले पर अब राजनीति जबरदस्त हो रही है। बीजेपी ने नीतीश कुमार सरकार के इस फैसले को हिंदू विरोधी करार दे दिया है।